मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके बायोटेज में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड का लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि इस बार एग्जाम में महत्वपूर्ण है। आप लोग इस सेट को जरूर देखिएगा। वैसे छात्र जो इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस सेट को देख के जाइए। आपका इससे 2 से 4 क्वेश्चन जो है कंप्लीट रूप से हो जाएंगे और आपका 20 नंबर आसानी से आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है लघु उत्तरीय प्रश्न बिहार बोर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है। आप लोग भी यदि इस तरह से परीक्षा में लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर पक्का आ जाएगा। यदि लघु उत्तरीय है तो 2 नंबर, दीर्घ उत्तरीय है तो 5 नंबर का रहेगा। तो आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको इसमें किस तरह कटौती होगा और एग्जामिनर खुश होकर आपको 2 में 2 नंबर देगा। ठीक है, स्वच्छ और साफ भाषा का प्रयोग करें, ठीक है, ताकि एग्जाम आसानी से किसी तरह से पढ़ सके। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर दबा दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। सबसे पहले देखते हैं वायवीय श्वसन क्या है और अवायवीय श्वसन क्या है। दोनों में अंतर इस तरह से लिखना ही है। वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। देखिए, वायवीय श्वसन जो जीवों में होते हैं वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। मतलब वायवीय श्वसन जब ऑक्सीजन होते हैं तब यह क्रिया होता है वायवीय श्वसन, और ऑक्सीजन की मात्रा जब कम जाती है या अनुपस्थिति होता है तो वह अवायवीय श्वसन कहलाता है। यह कोशिका द्रव के या जीव द्रव में एवं माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। अब वायवीय श्वसन का जो पूरा चक्र है जीव द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, जबकि अवायवीय श्वसन की क्रिया जो है वह कोशिका द्रव में पूरा होते हैं। ठीक है, वायवीय श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है या ऑक्सीकरण होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज मतलब जो भोजन द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उसमें जितने भी ग्लूकोज की मात्रा होता है उसका पूर्ण रूप से पाचन होते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन नहीं होता है। ठीक है, इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है। देखिए, वायवीय श्वसन क्रिया जब होते हैं ग्लूकोज का विखंडन होता है, उसके बाद क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है। जबकि अवायवीय श्वसन क्रिया जब पूर्ण होते हैं तो इसके अंत में एल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब वायवीय श्वसन का देखिए कुछ हम समीकरण भी लेकर आए, जैसे भी बताया कि वायवीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल में परिवर्तित होते हैं और अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। जबकि अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज जो है इथाइल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं, बन जाते हैं और कम मात्रा में ऊर्जा होता है। तो इस तरह से यदि आप लिख देंगे वायवीय और अवायवीय श्वसन में तो आपका 2 नंबर पक्का आ जाएगा। ठीक है, आप यदि किस तरह का डोट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और बगल में पेपर पेन जरूर लिखें। कुछ ज़रूरी जो नोट्स हैं आप भी तैयार कर लें ताकि आपको अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए। ठीक है, और लिखने से आपको अच्छी से याद भी हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को रिकेप करके कई बार देखिए, आपको एग्जाम तक कंप्लीट रूप से तैयारी हो जाएंगे। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, धमनी और शिरा में अंतर बताएं। धमनी और शिरा में अंतर लिखें। धमनी का क्या काम है, शिरा का काम है। इस तरह से दोनों का अंतर लिखने के बाद एग्जाम में कई बार आ चुका है। देखिए 2014, 2017, 2019 में यह एग्जाम कई बार में आ चुके हैं, इसलिए यह भी 2021 के या 2023 के एग्जाम के लिए भी यह इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर देख के जाएँ आप लोग। ठीक है, धमनी क्या है, यह शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। धमनी का काम है कि जो शरीर में शुद्ध रक्त है उसको हृदय से शरीर के विभिन्न भाग में ले जाता है, जबकि शिरा इसके अपोजिट काम करते हैं। जो शरीर के विभिन्न भागों में अशुद्ध रक्त हैं उसको शरीर के विभिन्न भागों से एकत्रित करके हृदय में लाता है। मतलब धमनी जो है हृदय से शरीर के विभिन्न भाग में ले जाता है और शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक अपवाद है,
फुफ्फुस धमनी इसके पास अशुद्ध रक्त है, क्योंकि धमनी का काम है शुद्ध रक्त को ले जाना, लेकिन फुफ्फुस धमनी है जो इसके पास अशुद्ध रक्त है। उसी प्रकार से शिराएं का काम है अशुद्ध रक्त को लाना, लेकिन फुफ्फुस शिराएं हैं इनके पास शुद्ध रक्त होता है। तो ये अपवाद होते हैं, हर एक चीज़ का ये अपवाद होता है। जैसे समाज में कुछ लोग पढ़ने में तेज होते हैं, कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो वो अपवाद होते हैं। ठीक है, अब देखिए धमनी का दूसरा क्या है, धमनी की दीवारें जो है मोटी होती है, जबकि शिराएं की दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होती है। धमनी में भाल्व लगे होते नहीं होते हैं, और कपाट या भाल्व नहीं होते हैं, जबकि शिराओं में कपाट होते हैं। कपाट मतलब भाल्व होते हैं जिससे रक्त प्रवाह होता है। ठीक है, अब देखिए धमनी जो है शरीर में मांस के अंदर गहराई में स्थित हैं। धमनी जो है मनुष्य के शरीर में मांस में गहराई में स्थित होते हैं, जबकि शिराएं मांस के अंदर कम गहराई में होते हैं। मतलब शिराएं जो है ऊपर होते हैं, धमनी गहराई में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर देखिए, इसमें रक्त का दबाव जो है तेज और झटके से होता है। मतलब धमनी का काम है हृदय से रक्त ले जाता है, इसलिए हृदय का धड़कन जब बढ़ते हैं तो प्रेशर पड़ता है, इसलिए धमनी में रक्त का दबाव क्या होता है, तेज हो जाता है। जबकि शरीर के विभिन्न भागों से आते हैं रक्त शिराओं के द्वारा, तो इसमें रक्त पर दबाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसकी रक्त का बहाव क्या होता है, धीमी गति से होते हैं। तो इस तरह से आप आदि लिख दिए तो आपको 2-5 नंबर पक्का आ जाएगा। किसी प्रकार का एग्जामिनर इसमें कटौती नहीं कर सकते, और एग्जामिनर आपको खुश होकर 5 नंबर में 5 नंबर देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है। उत्तल लेंस के बारे में तो पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम अंतर के रूप में लेकर आए हैं, जो कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में अक्सर आते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है देखते हैं। पहले देखते हैं उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस में समझिए कि जो परावर्तक सतह उठा होता है, उत्तल मतलब याद रखिएगा जिसे जो उठा हुआ है, ठीक है, और अवतल मतलब जो धंसा हुआ है, ठीक है, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है वह अवतल लेंस कहलाता है, और जिसका परावर्तक सतह उठा होता है उसको उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, इस तरह से डायग्राम भी देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है उत्तल लेंस में, इसमें वस्तु के वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल लेंस में जो वस्तु होते हैं उसके वस्तु के वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि अवतल दर्पण में क्या लेंस में क्या होता है, वस्तु का सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में वस्तु का जो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, आप उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, जैसे उत्तल लेंस इस तरह की रचना होते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस में क्या होता है, इधर से बिंदु जो है अलग अलग वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है बनते हैं और किसी एक बिंदु पर आके मिलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। अभिसारी, जब अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिबिंब किसी एक बिंदु पर आके मिलते हैं तो इसको कहा गया है अभिसारी। इसको क्या कहा गया है, अभिसारी। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब जो है एक स्थान पे आके मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, एक स्थान से बाहर निकलते हुए प्रतीत होते हैं, तो इसको बोलते हैं, इधर से आया और एक स्थान से बाहर निकला तो इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में वस्तु का जो है प्रतिबिंब फैल जाते हैं, किरणें फैल जाते हैं और इसमें एक स्थान पे आके मिल जाते हैं। इस लेंस को अभिसारी कहते हैं, इसको अपसारी लेंस कहते हैं। यह लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। देखिए, उत्तल लेंस जो होते हैं हमेशा बीच में मोटा होते हैं और किनारों पर पतला होते हैं, जबकि अवतल लेंस जो है बीच में पतला और किनारों पर मोटा होते हैं। मतलब देखिए, उत्तल लेंस जो होते हैं उसका जस्ट अपोजिट अवतल लेंस होते हैं। इस तरह से ध्यान रखिए। अब उत्तल लेंस में क्या होता है, फोकस दूरी घनात्मक होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, घनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो इस तरह से आप उत्तल और उत्तल दर्पण का अंतर लिख सकते हैं। आप वीडियो को 2-3 बार रिकेप कर दीजिए। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लिए, ताकि वह भी आप इस वीडियो देखकर वह उनकी भी परीक्षा जो है अच्छी से अच्छी हो जाए, तैयारी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साबुन तथा अपमार्जक में क्या अंतर है। साबुन तथा अपमार्जक में अंतर ज्ञात करें। साबुन क्या है, सब लोग जानते हैं, घरों में पर्दे, कपड़ा धोने, नहाने में विभिन्न कार्यों में साबुन का प्रयोग करते हैं। तो साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। साबुन प्रायः बायोडिग्रेडेबल होते हैं। साबुन क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, जबकि कुछ बायोडिग्रेडेबल तथा कुछ
नहीं होते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं, कुछ बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। साबुन जो होता है मृदु जल में सफाई के लिए उपयुक्त होते हैं। मृदु जल मतलब मीठा जल, स्वच्छ जल में जो है सफाई होते हैं, जबकि अपमार्जक जो होते हैं मृदु और कठोर दोनों प्रकार के जल में सफाई के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है। अब साबुन जो होता है निर्मल शोधन क्रिया होते हैं, इसमें शोधन क्रिया जो है वो कमजोर होते हैं, जबकि अपमार्जक में प्रबल शोधन क्रिया होती है। प्रबल शोधन मतलब होता है कि किसी प्रकार के जो गंदगी होते हैं उसको साफ करने की पूरी क्षमता होता है, लेकिन साबुन में उतना पूरी क्षमता नहीं होता है। यही मुख्य रूप से अपमार्जक और साबुन में अंतर था। ठीक है, यह भी कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप भी इसको अच्छे से लिखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, श्वसन और एवं दहन में अंतर बताएं। श्वसन एवं दहन में बताएं। श्वसन क्या है, बायोलॉजी में आप लोग जानते हैं। दहन क्या है, ये दोनों में अंतर अक्सर कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में। इस बार भी 2023 के एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच यह क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए लेके आया हूँ। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, श्वसन जो है एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया मतलब जीवों में यह एटॉमिक क्रियाएं होती है, जबकि दहन जो है अजैविक क्रियाएं हैं। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जबकि दहन क्या है, एक अजैविक क्रिया है। इसमें पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। श्वसन क्रिया में क्या होता है, पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है, जबकि दहन क्रिया में पदार्थों का तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। श्वसन क्रिया से मुक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। हम लोग सांस लेते हैं, उससे भोजन का पाचन होता है और ऊर्जा मिलती है, तो श्वसन क्रिया से जो ऊर्जा मुक्त होता है वह एटीपी के रूप में संचित रहते हैं, जबकि दहन क्रिया से जो ऊर्जा मिलता है वह प्रकाश एवं ताप के रूप में संचित रहता है। प्रकाश एवं ताप के रूप में निकलती है, संचित रहती है। श्वसन क्रिया में ऊष्मा एवं प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। श्वसन क्रिया में ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, जबकि इसमें ऊष्मा एवं प्रकाश की क्रिया उत्पन्न होती है। ठीक है। यह एक नियंत्रित क्रिया है। श्वसन क्या है, एक नियंत्रित क्रिया है, अब जबकि दहन क्या है, एक अनियंत्रित क्रिया है तथा ये जो उच्च ताप पर होती है। अब दहन क्या है, एक अनियंत्रित क्रिया है जो उच्च ताप पर होती है, जबकि श्वसन नियंत्रित क्रिया है जो कम ताप पर होती है। ठीक है। तो इस तरह से आप अंतर लिखे। छठा जो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जाइलम एवं फ्लोएम, ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप लोग भी इस वीडियो को देखें और हो सके तो पेपर पेन के साथ नोट कर लें, ताकि आप किसी समय इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके दोस्त भी आपके रास्ते पर चलेंगे और वो भी आगे बढ़ेंगे, तो दोस्त दोस्त का काम आता ही है, आप लोग जानते हैं। अब देखिए, जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, दोनों में अंतर आते हैं। जाइलम देखिए, याद रखिएगा एकदम, आप लोग कभी नहीं भूलेगा, जो से जाइलम होता है, जो से जल होता है। जो से जाइलम होता है, जो से जल होता है। फो से फ्लोएम होते हैं और फो से फूड होता है। ठीक है। इसलिए इस आधार पर आप देखिए, जाइलम क्या है, एक प्रकार का संवहन मंडल है, फ्लोएम भी एक प्रकार का संवहन मंडल है, उत्तक कह सकते हैं। तो जाइलम का कार्य जो पादपों में होता है, जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है। अभी नहीं बताया कि जो से जाइलम, जो से जल, इसलिए जाइलम क्या करता है, जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, एफ से फूड, एफ से फ्लोएम, इसलिए फ्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है। इसलिए आप इससे कन्फ्यूजन को अब दूर हो जाएगा आपको। तो जाइलम क्या करता है, जल एवं खनिज लवण पदार्थों का परिवहन करता है, बल्कि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। अब जाइलम की कोशिका जो होती है मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। जाइलम की कोशिका मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिका मृत होती है। जाइलम, इसमें जल एवं खनिज लवण का बहाव ऊपर की होता है। अब देखिए, पौधे जल का अवशोषित करते हैं, जल कहाँ होते हैं, भूमि में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, इसलिए पौधे जड़ के द्वारा जल का एवं खनिज लवण को अवशोषित किया तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, इसलिए जल एवं खनिज लवण का बहाव क्या होता है, ऊपर की ओर होते हैं। लेकिन पौधे में जो खाद्य पदार्थ बनते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं, जो पत्तियों में बनते हैं, तो पत्ती में जो निर्माण हुआ तो पौधे के विभिन्न भागों तक जाएंगे खाद्य पदार्थ, तभी पौधा का हर एक कोशिका जीवित रहेगा। तो पौधे जो खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ होते हैं, इसलिए जाइलम का काम क्या है, जल का बहाव एवं खनिज लवण ऊपर के होते हैं, और फ्लोएम का खाद्य पदार्थों का परिवहन क्या होता है, ऊपर एवं नीचे सभी दिशा में होते हैं।
आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।